हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस चैप्टर की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में हो या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हो। लेट्स बिगन अवर टॉपिक। आपकी एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन टॉपिक के स्टार्टिंग में 2 एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 5.4 और एक्टिविटी नंबर 5.5। मैंने इन एक्टिविटीज़ की सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। अगर आपको एक्टिविटी समझनी है तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। फिर हमारा टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। जो हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, न्यूट्रिशन की ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फूड मटेरियल का अपटेक करते हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। क्या कह रहा है कि जो फूड मटेरियल का अपटेक किया, क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म ने जिस फूड मटेरियल का अपटेक किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वो फूड मटेरियल किस में यूज़ हो रहा है, एनर्जी की फॉर्मेशन में। और वो एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन जो हमारा टॉपिक है उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड से हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, सेल जो ये एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे यूज हो रही है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में सेल्स इसको यूज़ कर रही है। अब क्या कह रही है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वेज से होती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए, और ग्लूकोज का क्या करते हैं, कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं, और का क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। एनसीईआरटी में जो भी दिया है उसको एक बार मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिया गया है उसको समझने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन की प्रोसेस में क्या किया, फूड मटेरियल का इंटेक किया, फूड मटेरियल को क्या किया, फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया लाइक ग्लूकोज। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। अब जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो फूड, उसको क्या करवाया, उसका एब्जॉर्प्शन करवाया, ब्लड के अंदर फूड क्या हो गया, मिक्स हो गया। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट थी वो क्या करवा रही थी, ये सिंपल जो मॉलिक्यूल्स में जो फूड कन्वर्ट हो गया था उसको क्या करवा रही थी, ब्लड के अंदर मिक्स करवा रही थी। अब ब्लड में पहुंच गया फूड, ब्लड के थ्रू कहाँ पे गया, हर एक सेल जो बॉडी की सेल्स हैं वहाँ तक क्या ये ग्लूकोज पहुंच गया। अब यहाँ सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ होगा रेस्पिरेशन, यहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन होगा इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं, ये क्या है, हमारी एक सेल है, सेल के अंदर क्या गया, ये कहाँ पे पहुँच गया, ये ग्लूकोज पहुँच गया सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसकी हेल्प से ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी के अंदर। ठीक है, ये क्या रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। और ये एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है, जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने में सेल इसको यूज कर रही है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है O2 की प्रेजेंस में, और दूसरा होता है O2 की एब्सेंस में। जो O2 की प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो O2 की एब्सेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एक बार हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स को देख लेते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये क्या है, ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया। किस बेस पे, कि O2 प्रेजेंट है या O2 अब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर O2 अब्सेंट है तो उसको बोलेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेल के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरूवेट। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज से क्या बनेगा, 2 पायरूवेट कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि आपको बैलेंस करनी आती होगी ना रिएक्शन। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन है और एक पायरूवेट मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 कार्बन है, तो 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज,
ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ये स्टेप है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि O2 प्रेजेंट है सेल के अंदर या नहीं है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हर ऑर्गेनिज्म में स्टेप सेम मिलेगा। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे इस पायरूवेट मॉलिक्यूल के फेट क्या होंगे। दो फेट होगा इसका। एक तो ये अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट सेल के अंदर तो ये किस में जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये किस में जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये किस में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या होगा, 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक, ये क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, ये है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब अगर सेल में क्या है, O2 प्रेजेंट है तो ये पायरेट कहाँ जाएगा, ये जाएगा जो हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उधर, और उसके वहाँ क्या होगी, क्रैब साइकिल बोलते हैं इसको। ये 2 पायरेट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, 2 पायरेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज करेंगे। ये क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप NCERT में जो दिया गया आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो, सम यूज़ अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। क्या कह रहा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, सबके अंदर सेम होगा जो एक ग्लाइकोलिसिस का था कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम बोल रहे थे पायरूवेट। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा था। सेल के प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। फर्दर क्या होगा, ये पायरूवेट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ये कहाँ पे होता है, ईस्ट के अंदर होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है ना, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है, फर्मेंटेशन के ही थ्रू होती है ना। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन अल्कोहल है। 2 कार्बन होता है ना, तब बोलते हैं ना इथ। मिथ किसको बोलेंगे, 1 कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे। तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको हम बोल रहे हैं इथेनॉल। ये क्या कह रहे हैं कि अगर एब्सेंस में हो रही है ऑक्सीजन के तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रेक डाउन पायरेट का अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ मैंने जो बताया, रेस्पिरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में तो पायरेट क्या देगा, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर आपका कोई क्वेश्चन जरूर एम होगा एग्जाम में, और आपके PYQ भी यहाँ से है। एक सबसे पहले क्या बताया है कि जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल के में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया, पायरेट में कन्वर्ट हो गया, जो क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और एनर्जी रिलीज हो गई। अब इसके फेट बता रखे हैं कि 3 फेट हैं। ये क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई। ठीक है, और एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी मसल सेल्स में होता है। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी इन दोनों को देख लेते हैं। जब एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की तो किस में, ये ईस्ट में होता है, तब पायरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, ये क्या है, इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज होगी। कंप्लीट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। अब तीसरी कंडीशन बताया गया है कि कई बार जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, या कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी को
क्या चाहिए, हाई अमाउंट में चाहिए ना एनर्जी। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए क्या करती हैं हमारी मसल सेल्स, पायरेट को कन्वर्ट कर देती हैं लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज़ करती है। जब कई बार हमें कोई चीज़ इंस्टेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं ना। वैसे ही हमारी मसल सेल्स क्या करती है, शॉर्टकट तरीका अपनाती है और क्या कर देगी, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए पायरेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, बनता है ना, तब हमारी बॉडी में जो क्रैम्प्स आते हैं, जो पेन होता है एक्सरसाइज करते हैं, वो इसी की वजह से होता है कि जो लैक्टिक एसिड क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। यही रीजन होता है क्रैम्प्स का। इतना देख लिया। अब कह रहा है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, वो एटीपी की फॉर्मेशन करेगी। एटीपी कैसे वर्क करेगा, एज ए फ्यूल, जो हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। एटीपी का जब ब्रेकडाउन होगा, जब क्या हो, एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और जो वो कहाँ पे यूज होगी, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होंगी हमारी सेल के अंदर, उसमें ये एनर्जी यूज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है, जहाँ पे यूज होता है एनर्जी का। ठीक है, 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक तो एक्सो होती है, एक्सो मीन्स होता है बाहर, एंडो मीन्स होता है इनसाइड। इसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगी। ठीक है, इन तरह की रिएक्शंस में, और इस तरह की रिएक्शन में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी के बारे में बताया गया है कि एटीपी क्या है, हमारी करेंसी है एक तरीके से, क्योंकि जो सेलुलर प्रोसेस होती है वो किसकी हेल्प से होती है, एटीपी की हेल्प से ही होती है। एटीपी जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हो रही है वो कैसे बनती है, एडीपी मॉलिक्यूल के साथ क्या, एडीपी मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जब बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या बनेगी, एटीपी बन जाएगी। एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट और आके जुड़ गया तो ये क्या बना लेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है एटीपी की फॉर्मेशन। अब एटीपी की जब टूटेगी, एटीपी जब टूटेगी, एडीपी बनाएगी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या करेगी, ये एनर्जी रिलीज़ करेगी। ठीक है, और ये एटीपी का जब ये बॉन्ड टूटेगा तब एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जो है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो ये एटीपी एक बैटरी की तरह काम कर रही है। जैसे बैटरी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी भी अभी ऑब्टेन कर सकते हैं उससे, हम लाइट एनर्जी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही जो एटीपी है उसका यूज हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, जैसे सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, प्रोटीन की सिंथेसिस में, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस में, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एटीपी का यूज होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। कि भाई जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस पे डिपेंड है, वो ऑक्सीजन पे डिपेंड है। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरत है कि वो इंश्योर करें कि उनकी बॉडी में सफिशिएंट इनटेक हो ऑक्सीजन का, तभी तो उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाएगी। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा। अब प्लांट्स के बारे में बता रहा है कि जो प्लांट होता है वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं ना। में क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेसिस होते हैं, जो क्या इंश्योर करता है कि जो सेल्स हैं वो किसके कांटेक्ट में रहे, एयर के कांटेक्ट में रहे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। देखो, तो बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं ना, इसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा, ये क्या इंश्योर कर रहा है कि सेल्स किसके कांटेक्ट में रहे, एयर के में, ताकि डिफ्यूज़न की प्रोसेस ईजिली हो पाए। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न है कि भाई O2 बाहर जाएगी या अंदर जाएगी, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशंस पे और रिक्वायरमेंट कैसी है प्लांट की। देखो, जैसे अगर नाइट है तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि नाइट में सनलाइट तो होती नहीं, सनलाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन तो प्लांट में भी होगा ना, एनर्जी तो वो भी बना रहे हैं। तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। तो प्लांट क्या रिलीज़ करेगा नाइट के टाइम, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन दिन में क्या कर रहा है, वो दिन में कर रहा है फोटोसिंथेसिस प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए। तो जो CO2 रात में प्लांट ने ये जो रिलीज़ की थी, इसका भी अपटेक कर लेगा दिन में प्लांट,
और जो एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है ना उसका भी कर लेगा। तो जो नेट रिलीज होगा ना CO2 का, वो तो क्या होगा, जीरो होगा प्लांट्स के अंदर। बल्कि कुछ ना कुछ प्लांट्स जो एटमॉस्फेरिक जो CO2 होती है ना उसका यूज ही करते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। जो मेजर इवेंट होता है प्लांट्स में वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो रात के समय अगर वो रिलीज कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा वो दिन में यूज कर लेते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स इवोल्व होते हैं ऑक्सीजन के अपटेक के लिए और गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पे हम भाई एयर में ही तो ब्रीद कर रहे हैं, तो जो एयर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही हमारे अंदर आ रही है। बट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है ना वाटर में, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं ब्रीदिंग में। क्या कह रहा है ये कि जो भाई जो ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है ना उससे कम ऑक्सीजन उससे कम ऑक्सीजन होती है वाटर में डिजोल्व फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसीलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है ना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो मच हायर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ये भी क्वेश्चन आपके में PYQ आया हुआ है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। फिशेस में क्या होता है, फिशेस कैसे ऑक्सीजन का अपटेक करती है, ये बताया गया है कि फिशेस वाटर का अपटेक करती है अपने माउथ के थ्रू। और जो माउथ के थ्रू जो वाटर लेती है तो जो उस वाटर में ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पे मिक्स कर लेती है, मतलब डिफ्यूज़न की प्रोसेस से वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, उसके ब्लड के अंदर। और ऑक्सीजन लेने के बाद उस वाटर से ऑक्सीजन लेने के बाद जो वाटर बचता है वो उसको गिल्स के थ्रू क्या कर देती है, उसको बाहर निकाल देती है और जो डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है वो अपने ब्लड में ले लेती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। All these organs have a structure that increase the surface area that is in contact with the oxygen rich atmosphere। जो ये ऑर्गन हैं इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जो ये ऑर्गन है उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है, उसी के थ्रू एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए क्या ये सरफेस एरिया कैसे होते हैं, बहुत फाइन और डेलिकेट होते हैं। अब बताना भाई कि अगर ये एक सरफेस एरिया है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होना ईजी होगा ना एज़ कंपेयर टू जो इतना थिक है, तो इसमें से जो फ्यूजन की प्रोसेस कैसी होगी, डिफ़िकल्ट होगी ना। तो जो ये स्ट्रक्चर है इनका जो सरफेस है वो कैसा है, फाइन और डेलिकेट है। तो ये फाइन और डेलिकेट है तो इसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी है, इसलिए हमारी बॉडी में प्लेस होते हैं और क्या होते हैं, एक प्रोटेक्टेड स्पेस के अंदर होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। अब एक बार देखते हैं ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ह्यूमन बींग में क्या होता है, एयर का इंटेक किसके थ्रू होता है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू होता है। जो एयर पैसेज होता है ना नोस्ट्रिल का, वो क्या करता है, एयर को फिल्टर्ड करता है, किसकी हेल्प से, फाइन एयर्स की हेल्प से, क्योंकि इनकी जो लाइनिंग होती है ना पैसेज की उसके अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। पैसेज है इसके अंदर म्यूकस की लाइनिंग भी होगी, क्योंकि म्यूकस और हेयर क्या करेगा, एयर का फिल्ट्रेशन का क्या काम करेगा। अगर कोई जर्म्स या कोई डस्ट पार्टिकल एयर के थ्रू एंटर कर रहा है बॉडी में तो ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और लंग्स तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। अब जो नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ गई, अब एयर कहाँ पे, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर अब आ गई थ्रोट के अंदर। अब थ्रोट के बाद कहाँ जाएगी, ये लंग्स के अंदर चली जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रोट। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो कहाँ पे, थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये क्या एंश्योर करते हैं कि जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स ना करे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा गया है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है इनका क्या फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग का एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। ये हमारा नेजल पैसेज है, इसकी में क्या है, हेयर लाइनिंग और ये म्यूकस प्रेजेंट है ताकि जो एयर आ रही है उसका फिल्ट्रेशन हो पाए। अब ये क्या है, यहाँ पे ये विंड पाइप है, विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया।
और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका क्या फंक्शन बताया था, ये इसकी कोलेप्सिंग को प्रिवेंट करते हैं। फिर इसके बाद ये किस में डिवाइड हो गया, 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई अब फर्दर डिवाइड कर गया ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो ये ब्रोंक्यूल्स इतनी सारी ब्रांचिंग बना रहा है क्योंकि, और इसको फिर ये कहाँ पे एंड हो रहा है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलर सैक। ओके, ये हमारी रिब्स प्रेजेंट है, जिसके रिब्स क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को, क्योंकि लंग्स और हार्ट क्या है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। इनको रिब्स का क्या काम होता है, इनको प्रोटेक्शन के लिए। एक बार हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। विद इन द लंग्स द पैसेज, अभी यही बताया गया है कि जो पैसेज है वो डिवाइड हो रहा है स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, और फाइनली कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई बोल रहे हैं। सिंगुलर इसको बोलते हैं एल्वियोलस। जो एल्वियोलाई है ये क्या कर रही है, ये सरफेस प्रोवाइड कर रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। ये सरफेस प्रोवाइड करेगी जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, उसके लिए। वॉल है एल्वियोलाई की, वो उसके चारों तरफ क्या होगी, नेटवर्किंग होगी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, डिफ्यूज़न के लिए। पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक्जेलेशन और इनहेलेशन के मैकेनिज्म को। ठीक है, देखो ये हमारे लंग्स हैं, ये है ट्रैकिया, ये फिर उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये है एल्वियोलाई प्रेजेंट है इसके एंड के ऊपर। ठीक है, तो एयर, यहाँ एयर क्या आ रही है, एक बार इनहेलेशन की प्रोसेस देखते हैं। एयर एंटर कर रही है, एयर एंटर करेगी नोस्ट्रिल में, कहाँ पे आएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद कहाँ आएगी, इनके अंदर। और जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जो ये है, इनके अंदर एयर एंटर करेगी, तो ये क्या करेंगे, ये एक्सपेंड कर जाएंगे ना। डायफ्राम ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जब एयर अंदर आ रही है, ये यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। जब एयर अंदर आ रही है तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जब एयर इसके अंदर फिल होगी तो ये क्या करेगी, ये एक्सपेंड कर रही है। एरो बाहर की तरफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा लंग्स है ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और जब एयर अंदर आ रही है तो ये जो डायफ्राम है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको क्या करनी है, वॉल्यूम इंक्रीज करवानी। ये क्या करेगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज करवा रहा है, लेकिन प्रेशर क्या करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है, ताकि क्या है, एयर अंदर आ सके। हमने इनहेलेशन की प्रोसेस को देख लिया। अंदर की तरफ जब एयर आ रही थी तो रिब्स केज क्या करते, एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन अब जब एयर को बाहर जाना है तो रिब्स केस क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ एक्सपेंड नहीं कर रहे। आप खुद एक बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को अच्छे से करना, और फिर फील करना कि हमारा डायफ्राम, जब हम अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं तो हमारा डायफ्राम कैसे नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो हमारी जो ये रिब्स केज है ये कैसे एक्सपेंड हो रही है साइड से। और जब हम एयर को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो कैसे जो ये डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और क्या कर रहा है, ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, और क्या कर रहा है, वॉल्यूम को तो कम करवा रहा है और प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा है, ताकि एयर बाहर की तरफ जा सके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब इसमें यही बताया है कि देखो, एज वी सी इन अर्लियर ईयर्स, कि जब हमें ब्रीद इन करना है तब हम क्या कर रहे थे, लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जो डायफ्राम क्या था, लिफ्ट आवर लिप्स, जो डायफ्राम क्या था, ऐसे ऐसे ये सोचो, डायफ्राम की ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, जब डायफ्राम की ओरिजिनल पोजीशन है ये वाली डोम शेप की, जब एयर अंदर आ रही है तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहे हैं रिब्स, और जो डायफ्राम है ये क्या कर रहा है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से ये कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि इसको क्या करवानी है, वॉल्यूम इंक्रीज करवानी। देखो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गई ना इसकी। लेकिन जब एयर को क्या करना है, जब एयर को बाहर निकलना है, बाहर जाना है, तो डायफ्राम कहाँ चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये अगर ओरिजिनल पोजीशन है तो ये कहाँ गया,
ऊपर की तरफ गया ऐसे ऐसे, और ये जो रिब्स है ये क्या करेगी, ये ऐसे एक्सपेंड नहीं करेगी बल्कि ऐसे ये रिलैक्स करेगी। एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज हो गई और प्रेशर कैसे हो गया, इंक्रीज हो गया। एयर अंदर की तरफ आएगी तो एयर सक्ड इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो ये एल्वियोलाई है ये क्या करेंगे, ये भी तो एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इनके अंदर भी तो एयर फिल हो गई। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। जो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है सेल्स से, वो कहाँ पे अब रिलीज हो जाएगी, वो हो जाएगी एल्वियोलाई के अंदर रिलीज। और जो ऑक्सीजन आ रही है एल्वियोलाई के अंदर एयर के थ्रू, वो कहाँ पे चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। इन द एल्वियोलाई ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल इन द बॉडी। अब जो एल्वियोलर ब्लड वेसल है वो कहाँ पे जाएगा, हर एक सेल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। अब ये क्या कर रहा है कि हमारी जब ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, जो ब्रीदिंग साइकिल होती है, उसमें जब हम एयर को अंदर लेते हैं दौरान क्या होता है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि ताकि जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो तो लगातार हो रहा है ना, लेकिन जो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस हो रही है उसमें भी तो कुछ टाइम लग रहा है। अमाउंट ऑफ एयर रहती है ताकि क्या है, ब्लड वेसल्स में लगातार जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो होता रहे, क्योंकि डिफ्यूज़न की प्रोसेस में भी थोड़ी टाइमिंग लगती है ना, जो एक्सचेंज की प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है, उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिल्स के एक्सचेंज की प्रोसेस के लिए। अब ये क्या कह रहा है कि जो बॉडी साइज होता है एनिमल्स का वो क्या होता है, लार्ज। तो भाई इतनी सारी सेल्स है, अब डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं सकती। एनिमल का जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है, इसलिए जो डिफ्यूज़न जो प्रेशर होता है ना वो सफिशिएंट नहीं होता कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ही हर एक सेल में ऑक्सीजन चली जाएगी। नहीं, हमारा बॉडी साइज इतना लार्ज है कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होगी हर एक सेल में। इसलिए क्या है, ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन हर एक सेल्स में जाएगी। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की क्या है, हमें आवश्यकता है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन को कैरी करे हर एक सेल तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, हर एक टिश्यू तक डेफिशिएंसी ना हो ऑक्सीजन की। ओके, ह्यूमन बींग्स में क्या है, इसलिए ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसकी क्या है, हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ। एफिनिटी का मतलब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग पावर उसकी अच्छी है। जो पिगमेंट है ये आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो सोल्यूबल है वाटर में। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो डिजोल्व फॉर्म में चली जाएगी ब्लड में, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाएगी, वो हीमोग्लोबिन कैरी करेगा उसको, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए अच्छी है। इसलिए हर एक टिश्यू और सेल तक जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है वो किसका है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो क्या है, हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से क्या, हमारा जो ब्लड का जो कलर है रेड वो होता है। अब एक बार ये और देख लेते हैं, एल्वियोलर सरफेस होता है, उसको अगर हम स्प्रेड आउट करें तो उसका वो कितना कवर करेगा, वो 80 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना सरफेस एरिया होता है उसका, ठीक है। अब इतना सरफेस एरिया है, ये एक्सचेंज के लिए तो अच्छा ही है, एफिशिएंटली एक्सचेंज होता है गैसियस का अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो। दूसरा क्या है, इफ़ अगर डिफ्यूज़न के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट हो ना, ये कह रहा है डिफ्यूज़न की प्रोसेस से अगर गैसियस एक्सचेंज हो हमारी बॉडी के अंदर, तो टो से लेके लंग तक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा ना डिफ्यूज़न के थ्रू, तो उसको क्या कितने साल लगेंगे, 3 साल। तो इसलिए क्या है कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है जो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर इतने साल लग जाएंगे डिफ्यूज़न की प्रोसेस में। एक बार ये एक्सचेंज और देख लेते हैं कि कैसे एल्वियोलाई में कैसे एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ब्रोंकियल प्रेजेंट है, दिस इज एल्वियोलस। ये क्या कर रही है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है गैसियस एक्सचेंज के लिए। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है टिश्यूज से, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। देखो जो CO2 है ये किस में चली जाएगी, ये एल्वियोलस के अंदर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ डिफ्यूज़न की प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, हाई अमाउंट है ना
कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, जो इसकी यहाँ पे क्या है, लो अमाउंट है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, बहुत यहाँ पे क्या है, हाई अमाउंट किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हाई से लो की तरफ, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन कम है। अब ये जो क्या है, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर चला जाएगा। आई होप आपको ये जो एक्सचेंज है गैसेस का ये भी समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के बाद मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, आपको कौन से चैप्टर में डिफ़िकल्टी आ रही है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दूसरा, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नोट्स कमेंट कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।